हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ ट्रू हॉरर पॉडकास्ट। आज की वीडियो में हम लोग सुनेंगे एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी जिसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि क्या ये सब चीज़ें असली ज़िंदगी में हो सकती हैं। ये कहानी आ रही है झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर स्थित एक गांव जिसका नाम है सिमराहा। वहां से ये कहानी है आर्यन की। आर्यन ने अपनी एसयूवी का इंजन बंद किया तो उसे लगा कि दुनिया की सारी आवाज़ें अचानक थम गई हैं। वह मुंबई के शोर शराबे से दूर झारखंड और बिहार की सीमा पर बसे एक अनजान से गांव सिमराहा में खड़ा था। उसके सामने घने बरगद के पेड़ों और जंगली झाड़ियों के बीच से झांकती हुई उसकी पुश्तैनी हवेली खड़ी थी, रायज़ादा हवेली। ये हवेली नहीं बल्कि समय के सीने पर एक पुराना घाव लग रही थी। लाल ईंटें अब काली पड़ चुकी थी और दीवारों पर उगी काई उस हवेली को अजीब सी हरी काली त्वचा पहना रही थी। आर्यन एक तार्किक आदमी था। वह शेयरों का कारोबार करता था और सिर्फ मुनाफे नुकसान की भाषा समझता था। उसे इस हवेली से कोई भी भावनात्मक लगाव नहीं था। पिछले महीने पिता की अचानक मौत के बाद उसे पता चला कि पुरखों की ये संपत्ति अब उसके नाम है। व्यापार में हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और इस हवेली को बेचना एकमात्र रास्ता था। गाड़ी से उतरते ही एक अजीब सी गंध ने उसका स्वागत किया। गीली मिट्टी, सड़े हुए पत्ते और सदियों पुरानी बंद हवा की गंध। गांव अजीब तरह से शांत था। शाम के 5 बज रहे थे लेकिन कोई बच्चा खेलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि कोई जानवर भी मंडराता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। बस कुछ बूढ़े लोग अपनी झोपड़ियों के बाहर बैठे बीड़ी पी रहे थे, जो आर्यन और उसकी महंगी गाड़ी को पत्थर जैसी आंखों से घूर रहे थे। उनकी आंखों में स्वागत नहीं बल्कि एक दबी हुई दहशत थी। हवेली के मुख्य लोहे के गेट पर जंग का ताला लटका था। आर्यन ने जैसे ही ताले को हाथ लगाया, जंग की पपड़ी झड़कर उसके जूतों पर गिर पड़ी। अरे छोटे मालिक, एक खुरदरी सूखी आवाज ने आर्यन को चौंका दिया। उसने पलटकर देखा तो एक बेहद बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुकी हुई थी और जिसके हाथ में एक लालटेन थी, खड़ा हुआ उसको देख रहा था। उसकी एक आंख पूरी तरीके से सफ़ेद थी, जैसे मोतियाबिंद ने पुतले को खा लिया हो। मैं रघु काका हूँ, बूढ़े ने खांसते हुए कहा। आपके दादा के समय से इस हवेली की चौकीदारी कर रहा हूँ। पता था आप आएंगे। इस खानदान का खून हमेशा लौटता है, आखिरी बार। आर्यन को उसकी बात का लहजा पसंद नहीं आया। चाबी कहाँ है काका? रघु काका ने अपनी कमर में लटके चाबियों के एक भारी गुच्छे को टटोला और एक बड़ी पीतल की चाबी निकाली। लीजिए, लेकिन याद रखिएगा छोटे मालिक, हवेली के कुछ नियम हैं। सूरज ढलने के बाद अंदर महल की तरफ मत जाइएगा और जो दरवाज़ा बंद है उसे बंद ही रहने दीजिएगा। आर्यन ने चाबी झपट ली और उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मैं यहाँ नियम मानने नहीं, इस कबाड़ को बेचने आया हूँ। जैसे ही आर्यन ने मुख्य दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका भीतर से आया, जैसे हवेली ने सालों बाद सांस छोड़ी हो। अंदर का हाल गुफानुमा हो चुका था। ऊंची छतें जिन पर से झाड़ फानूस यानी शैंडलियर्स के कंकाल लटक रहे थे। हर चीज़ पर धूल की 1 इंच मोटी परत थी। उस रात आर्यन ने हॉल के बीचों बीच अपना स्लीपिंग बैग बिछाया। रघु काका ने उसे खाना दिया और फिर यह कहते हुए चले गए कि वह रात में हवेली के अंदर नहीं रुकते, बाहर ओसारे में सोएंगे। पहली रात सन्नाटे की रात थी। इतना गहरा सन्नाटा कि आर्यन को अपनी धड़कनें हथौड़ों जैसी लग रही थीं। लेकिन रात के करीब 2 बजे, जब उसकी आंख लगने ही वाली थी, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। छम छम, बहुत धीमी, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो और उसने बहुत बारीक एंकलेट पहनी हो। आवाज़ ऊपर की मंजिल से आ रही थी। आर्यन उठकर बैठ गया। कौन है? उसने आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ खाली हॉल में गूंज कर वापस आ गई। छम। इस बार आवाज़ रुक गई। आर्यन ने खुद को समझाया कि यह पुराना घर है, लकड़ी के सिकुड़ने या चूहों की आवाज़ होगी। वह फिर लेट गया। लेकिन उस रात उसे महसूस होता रहा कि अंधेरे में सीढ़ियों के ऊपर से कोई उसे लगातार देख रहा है। अगले 2 दिन आर्यन ने हवेली का जायजा लेने में बिताए। यह जगह उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी थी। यह एक भूल भुलैया थी। गलियारों का जाल जो अचानक बंद कमरों पर जाकर खत्म हो जाता, सीढ़ियाँ जो कहीं नहीं जाती थीं। दूसरे दिन की दोपहर उसे लाइब्रेरी में एक पुरानी दीमकों द्वारा खाई गई एक संदूकची मिली। उसमें उसके परदादा ठाकुर विक्रमजीत सिंह की डायरी थी। आर्यन धूल झाड़कर उसे पढ़ने लगा।
शुरुआत में तो सिर्फ ज़मींदारी का हिसाब किताब लिखा था, लेकिन जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़े लिखावट बदलने लगी। स्याही गाढ़ी होने लगी, जैसे लिखने वाला बहुत गुस्से या डर में हो। सिमराहा की ज़मीन प्यासी है, यह खून मांगती है। हमारे पुरखों ने जो समझौता किया था उसका कर्ज अब हमें चुकाना पड़ रहा है। वह चीज़ अब दीवारों के पीछे से फुसफुसाती है। उसे हर पीढ़ी से एक बलि चाहिए। मैंने उसे अंदर महल के 7वें कमरे में कैद करने की कोशिश की है। मैंने तांत्रिकों से उसे बंधवाया है, लेकिन मुझे डर है कि वह ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेगा। मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी, 7वां दरवाज़ा कभी मत खोलना, वहाँ सिर्फ मौत और पागलपन है। आर्यन ने डायरी बंद कर दी। उसे इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था, लेकिन डायरी पढ़ते समय उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उस शाम जब वे कुएं के पास पानी लेने गया तो उसने देखा कि रघु काका किसी से बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ कोई दूसरा था ही नहीं। काका कुएं के अंधेरे में झुक कर कह रहे थे, आ गया है, नया खून आ गया है, थोड़ा सब्र करो, अभी वह तैयार नहीं है। आर्यन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने काका को आवाज़ दी, काका, किससे बात कर रहे हैं? रघु काका धीरे से पलटे। उनकी सफ़ेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। किसी से नहीं छोटे मालिक, बस हवा से बातें कर रहा था। इस घर की हवा में बहुत से लोग बसते हैं। तीसरी रात मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल घिर गए और भयानक गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कती तो हवेली के कोने कोने में भयानक परछाइयाँ नाचने लगती। उस रात छम छम की आवाज़ तेज़ हो गई। अब वह सिर्फ चलने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी घुंघरू पहनकर दौड़ रहा है। और उनके साथ एक और आवाज़ जुड़ गई थी, एक धीमी दर्दनाक सिसकी, जैसे कोई बच्चा मुंह दबा के रो रहा हो। आर्यन अब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपनी शक्तिशाली टॉर्च उठाई और आवाज़ का पीछा करना शुरू किया। आवाज़ उसे अंदर महल की तरफ ले गई। हवेली का वह हिस्सा जहाँ जाने से रघु काका ने मना किया था। वहाँ एक लंबा गलियारा था। गलियारे में 6 लकड़ी के दरवाजे थे जो सड़ चुके थे, लेकिन गलियारे के अंत में एक 7वां दरवाज़ा था। वह दरवाज़ा बाकी दरवाज़ों से अलग था। वह काले शीशम की लकड़ी का बना था और उस पर कोई हैंडल नहीं था। दरवाजे की चौखट पर लाल रंग के धागे सैकड़ों बार लपेटे गए थे और उन पर अजीब से तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। दरवाजे के नीचे फर्श पर नमक की एक मोटी लकीर खींची गई थी। आर्यन उस दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसके अंदर से एक अजीब सी ठंडी ऊर्जा निकल रही थी जो उसकी हड्डियों तक को कपा रही थी। सिसकी अब दरवाज़ों के ठीक पीछे से आ रही थी। बचाओ! एक बहुत ही क्षीण आवाज़ आई। प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। आर्यन का तार्किक दिमाग जवाब दे गया। उसे लगा कोई अंदर फंसा है। उसने लाल धागों को नोचना शुरू कर दिया। वह घने, पुराने, लेकिन उनमें अजीब सी मजबूती थी। जैसे ही आखिरी धागा टूटा, एक ज़ोरदार आवाज़ हुई, जैसे किसी ने बहुत बड़ा सांस खींचा हो। नमक की लकीर अपने आप काली पड़ गई। 7वां दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के धीरे धीरे अंदर की तरफ खुलने लगा। अंदर कोई कमरा नहीं था। वह एक ढलानदार रास्ता था जो ज़मीन के नीचे तहखाने की ओर जाता था। वहाँ से सड़े हुए मांस और लोबान की मिलीजुली दुर्गंध आ रही थी। आर्यन जैसे सम्मोहन में सीढ़ियाँ उतरने लगा। नीचे एक बड़ा गोल कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक सूखा हुआ कुआं था जिसे लोहे की जाली से ढका गया था। दीवारों पर जंग लगी जंजीरें लटक रही थीं और कुएं के पास एक आकृति बैठी थी। वह अपनी पीठ की ओर बैठी थी। उसके लंबे उलझे हुए बाल ज़मीन तक फैले थे। उसने पुराने ज़माने के फटे हुए जरी के कपड़े पहने थे। कौन हो तुम? आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। जब वे पलटी तो आर्यन के गले से चीख भी नहीं निकल पाई। उसका कोई चेहरा नहीं था। जहाँ चेहरा होना चाहिए था वहाँ सिर्फ एक काला घूमता हुआ धुआं था। लेकिन उस धुएं के बीच 2 अंगारे जैसी लाल बिंदुएं थी जो आंखों जैसी लग रही थी। वह चीज़ अतृप्त थी। रायज़ादा खानदान के पापों और लालच का भौतिक रूप। उस चीज़ ने अपना हाथ उठाया। उसका हाथ सामान्य से ज़्यादा लंबा था और उंगलियों के सिरे नुकीले थे। तुमने मुझे आज़ाद किया,
उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। मर्दों की भारी आवाज़ें, औरतों की चीखें और बच्चों का रोना। सदियों से मैं भूखा हूँ। आर्यन पलटा और सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियाँ अब वहाँ नहीं थीं। वहाँ सिर्फ एक सपाट दीवार थी। वह फंस चुका था। वह चीज़ें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। उसके चलने से वही छम छम की आवाज़ आ रही थी। आर्यन ने देखा कि उसके पैरों में घुंघरू नहीं थे, बल्कि उसके पैरों की हड्डियां ही आपस में टकराकर वह आवाज़ कर रही थी। मेरे पुरखों ने क्या किया था? आर्यन चिल्लाया, पीछे हटते हुए। सौदा। वह चीज़ और करीब आ गई। अब आर्यन को उसके अंदर से आने वाली सड़ांध महसूस होने लग गई थी। शोहरत के बदले हर पीढ़ी का पहला बेटा मेरा होता है। नहीं! आर्यन ने अपनी टॉर्च फेंक कर मारी। टॉर्च उस धुएं के आर पार निकल गई। वह चीज़ अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसने अपना धुएं वाला चेहरा आर्यन के चेहरे के करीब किया। आर्यन को लगा कि उसके जीवन की सारी ऊर्जा खींची जा रही है। उसका दम घुटने लगा। तभी ऊपर से एक आवाज़ आई, इसे छोड़ दो। यह रघु काका की थी। वे ऊपर गलियारे में खड़े थे। उनके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। काका, मदद करो, आर्यन ने विनती की। रघु काका ने नीचे देखा। उनकी सही आंखों में आंसू था, लेकिन सफ़ेद आंख में एक अजीब सी शांति थी। माफ़ करना छोटे मालिक, काका ने भारी आवाज़ में कहा। मैंने आपसे कहा था नियम मत तोड़ना। मैं सिर्फ चौकीदार हूँ और मेरा काम इस चीज़ को खाना खिलाना है ताकि यह गांव वालों को परेशान ना करे। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, रघु काका ने वह जलती हुई मशाल नीचे तहखाने में फेंक दी। तहखाने में शायद बरसों से तेल या कुछ जलनशील पदार्थ जमा था। मशाल गिरते ही एक भयानक विस्फोट हुआ। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। वह धुआं रूपी शैतान आग में घिरकर चीखने लगा। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि हवेली की नींव हिल गई। आर्यन आग की लपटों के बीच फंस गया था। उसने आखिरी बार ऊपर देखा, जहां रघु काका अब 7वें दरवाजे को बाहर से बंद कर रहे थे, और धड़ाम, दरवाज़ा बंद हो गया। नमक की लकीर फिर से खींच दी गई। लाल धागे फिर से बांध दिए गए। अगली सुबह सिमराहा में बारिश थम चुकी थी। गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली का एक हिस्सा, अंदर महल, रात की आग में ढह चुका था। रघु काका मुख्य द्वार पर अपनी पुरानी जगह पर बैठे थे। उनकी लालटेन बुझ चुकी थी। रघु, छोटे मालिक कहाँ हैं? एक गांव वाले ने डरते हुए पूछा। रघु काका ने अपनी सफ़ेद आंख से उसे घूरा और धीरे से मुस्कुराए। छोटे मालिक अब हवेली का हिस्सा बन गए, उन्होंने खुरदरी आवाज़ में कहा। अब कई सालों तक सिमराहा शांत रहेगा। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से रायज़ादा हवेली के खंडरों में रात को अब एक नहीं बल्कि 2 तरीके की आवाज़ें आती हैं। एक वही पुरानी छम छम की, और दूसरी एक नए आदमी की दर्दनाक चीख, जो 7वें दरवाजे के पीछे से रिहाई की भीख मांगती रहती है। कहानी समाप्त। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें YouTube पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।